बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम और आज की हम इस वीडियो में पीएचपी का CRUD ऑपरेशन बनाएंगे और देखेंगे कि पीएचपी की मदद से हम फ्रंट एंड और बैक एंड को यूज़ करते हुए हम अपना CRUD ऑपरेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो यहाँ अगर हम नोटपैड ओपन कर लें तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास आपके सिस्टम में जो है जैम्प या वैम्प वगैरह इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर है जो हमें हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए लाजमी। जैम्प आप नेट के ऊपर जाके यहाँ पर लिख सकते हैं डाउनलोड जैम्प। तो जैसे ही आप लिखेंगे ये पहली वेबसाइट आ जाएगी और आपको बस ये सॉफ्टवेयर जस्ट डाउनलोड करके यहाँ से 8.2 वाला कर लेना, जो लेटेस्ट है वो सही रहेगा। लेटेस्ट वाला डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद दूसरी जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए कोडिंग के लिए, हमें चाहिए है कोड एडिटर। तो उसमें आपने लिख लेना है डाउनलोड VS कोड। ये हमारा कोड एडिटर है जिसके ऊपर हम कोडिंग करेंगे। तो यहाँ आपने लिखना है डाउनलोड VS कोड और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो ये पहली ही वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आपने क्या कर लेना है, VS कोड को डाउनलोड कर लेना है। विंडोज़ के लिए है तो विंडोज़ के लिए, मैक यूज़र है तो मैक के लिए और लिनक्स वगैरह के लिए भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दो सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास होने चाहिए। अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद हैं तो फिर हम अपना CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैम्प को भी इंस्टॉल कर लेना है आपने, VS कोड को भी इंस्टॉल कर लेना है और VS कोड इंस्टॉल करने के बाद आपने सर्च बॉक्स में आना है और यहाँ लिखना है जैम्प। तो जैसे ही आप जैम्प लिखेंगे XAMPP तो देखें यहाँ लिखा आ रहा है कंट्रोल पैनल। अगर ये नहीं लिखा आ रहा तो मतलब आपके कंप्यूटर में जैम्प इंस्टॉल नहीं है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास जैम्प का कंट्रोल पैनल मेरे कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आके आपने फ़र्स्ट वाला अपाची सर्वर स्टार्ट कर देना है और MySQL आपने डेटाबेस को क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। तो ये दोनों हमारे यहाँ पर क्या है, स्टार्ट हैं और इनको यहाँ से आपने क्या कर देना है, अब कंट्रोल पैनल को ये देख लें, बस ये दोनों स्टार्ट हैं। ये कंट्रोल पैनल आप क्या कर दें, बंद कर दें। तो ये तो हमारा यहाँ पर CRUD के लिए था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अच्छा, जब आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा अब हमें अपना जो PHP में जो CRUD ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले देखें आपको कहाँ जाना है, जहाँ आपने जैम्प इंस्टॉल किया है। ज़्यादातर यूज़र्स की C में विंडो होती है तो उनका C में जैम्प इंस्टॉल है, लेकिन मैं जो है क्या नाम है G के अंदर मैंने अपना जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखें यहाँ जैम्प लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दें। जैम्प में आएंगे और जैम्प में आपने फ़ोल्डर के अंदर ढूंढना है htdocs का फ़ोल्डर और इस htdocs के फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने एक न्यू फ़ोल्डर बना लेना है और उस फ़ोल्डर का नाम मैं यहाँ पर रख लेता हूँ CRUD, या फिर इस फ़ोल्डर का नाम CRUD रख लें, ठीक है CRUD ही रख लेते हैं हम यहाँ पर। तो कि हम यहाँ पे डाटा क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे और डाटा को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको इस फ़ोल्डर का नाम रख लिया है CRUD और इस CRUD वाले फ़ोल्डर को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने कर देना है राइट क्लिक करके ओपन विद कोड। और अगर किसी के ऐसे ये राइट क्लिक करके ओपन विद कोड नहीं आ रहा तो वो अपने ये CRUD वाले फ़ोल्डर में यहाँ पे आ जाए। यहाँ पर ये सर्च बार में यहाँ आपने लिखना है CMD और CMD में आपने यहाँ पर देखेंगे तो आप CRUD वाले फ़ोल्डर के अंदर इस वक्त हैं। यहाँ आपने लिख देना है कोड स्पेस कोड लिखना है, उसके बाद स्पेस देनी है और डॉट लिखना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो भी इसी फ़ोल्डर के अंदर देखें आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, आप जिस मर्ज़ी तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये काम हो गया। तो मैंने आपको कहा है जहाँ आपका जैम्प इंस्टॉल होगा आपने वहाँ जाना है। मोस्टली नॉर्मल यूज़र्स का C में ही इंस्टॉल होता है तो आपने C में जाना है और C के अंदर आप जैम्प वाला फ़ोल्डर ढूंढोगे और उस जैम्प वाले फ़ोल्डर के अंदर आप htdocs का फ़ोल्डर ढूंढोगे और उसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर बनाना है CRUD नाम का और फिर उस फ़ोल्डर को आपने ओपन विद कोड कर देना है, यानी VS कोड में हम क्या करेंगे, उसे ओपन कर लेंगे। और मैंने आपको दो तरह इसे ओपन करना सिखाया है। तो CRUD ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हमें ये, मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने कैसे यहाँ तक आ जाना है। तो ये वाला काम भी हमारा ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आगे आते हैं हम, यहाँ पर हम अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसे नीचे रखता हूँ और ये VS कोड में यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाते हैं और उस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ register.php।
तो अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास ये ना इस तरह के आइकन लगे नज़र आ रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि आप यहाँ एक्सटेंशंस में आएंगे ना, तो यहाँ आप सर्च कर सकते हैं मटेरियल आइकन्स। तो या तो आप ये मटेरियल आइकन इनको इंस्टॉल कर लें, और ये वाला ये मटेरियल आइकन्स, या ये इंस्टॉल कर लें। नहीं तो यहाँ पर जो है VS कोड आइकन्स भी आते हैं, ये VS कोड आइकन, इनको इंस्टॉल कर लें। दोनों ही पॉपुलर हैं, जो आप इंस्टॉल करना चाहें आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लें। तो फिर आपके इस तरह ये फ़ाइल और फोल्डर के ना यहाँ पर इस तरह ये नाम आपको आइकन बने हुए नज़र आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना लिया register.php। तो सबसे पहले हम Shift+1 दबा के अपना बेसिक कोड लेके आते हैं। तो ये हमारा बेसिक कोड आ गया है, और इसमें हम लिख लेते हैं कि हम क्या करेंगे, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये कौन सी फ़ाइल है, ये register.php है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं रजिस्टर फॉर्म, कि यहाँ से यूज़र क्या कर सकेगा, अपने आप को रजिस्टर कर सकेगा। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे ताकि हमारी कुछ CSS बच जाए। तो गेट बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, और यहाँ नीचे आके आपको यहाँ पर ये देखो लिखा है इंक्लूड via CDN। आपको ये CDN वाला जो CSS का बूटस्ट्रैप का लिंक है, इसे कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके यहाँ अपने हेड टैग में आए और यहाँ आके लिख दें बूटस्ट्रैप CSS लिंक। इसे कमेंट कर दें, Ctrl// से हम कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। और फिर ये अगर ऐसे एक लाइन में आ जाता है, नीचे आपके पास ये लाइन आ जाती है, तो आप यहाँ से व्यू में जाके वर्ड रैप पे क्लिक करके इसे एक ही लाइन में सारा ला सकते हैं। PHP के लिए आपको एक और एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है। उसका मैं आपको एक नाम बता देता हूँ, वो है PHP IntelliFence। तो आप इतना ही लिख लेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पर एक्सटेंशन आ जाएगी PHP IntelliFence। आपने वो जो PHP IntelliFence है, ये वाली, ये देखें PHP IntelliFence, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये आपको PHP के एरर काफ़ी सारे फाइंड आउट करने में आपको हेल्प कर देगी। तो ये वाली एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना CRUD ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो मैंने बूटस्ट्रैप का CSS का लिंक लगा लिया है। मैं यहाँ आके लिखता हूँ अपना कार्ड। तो जैसे कार्ड पे लिखा, तो देखें ये सजेशन में दे रहा है कार्ड। ऐसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, और यहाँ आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये कंपोनेंट्स के अंदर भी यहाँ पर ये कार्ड है, इस कार्ड पे क्लिक कर लें। और यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ से मैं ये वाला एक कार्ड लूँगा, ये वाला एक सिंपल सा ये कार्ड मैं ले लूँगा। इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ आके इस बॉडी टैग में मैं एक डिव टैग लेता हूँ, और डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस कार्ड को रख देता हूँ। वैसे बगैर डिव के भी हम ये काम कर सकते थे, लाजमी नहीं है कि हमें ये डिव लेनी ही थी, इसके बगैर भी हमारा काम यहाँ पे बन सकता था। अब ये फ़ाइल चलेगी कैसे, तो आपको यहाँ फ़ाइल के ऊपर आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और कॉपी पाथ करना है। इधर से भी फ़ाइल के नेम पे आके राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर सकते हैं। कॉपी पाथ करने के बाद आपको अपने ब्राउज़र पे आना है, और एक नया टैब खोल के यहाँ इसे पेस्ट कर, जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो आपकी फ़ाइल का कोड चलेगा। तो ये हमारी PHP की फ़ाइल ऐसे नहीं चलती। तो आपको htdocs तक गौर करें, यहाँ ये देखें, ये जो आपका htdocs है, ये htdocs तक आपको सारा का सारा कोड हटा देना है, और यहाँ आपको लिखना है लोकल होस्ट। तो जैसे ही आप लोकल होस्ट लिखोगे, इंटर प्रेस करोगे, तो देखो आपके पास ये कोड चल पड़ा है। और इसकी वजह ये है कि XAMPP कंट्रोल पैनल हमारा चल रहा था, इसी वजह से ये चला है। अगर आपका यहाँ पर एरर आता है तो इसका मतलब है आपने XAMPP स्टार्ट नहीं किया हुआ, आप XAMPP को स्टार्ट कर लें। अब ये जो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, इसको हम यहाँ से अपने लिहाज से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो मैं इस कार्ड के अंदर आके यहाँ पर लिख देता हूँ रजिस्टर कार्ड। तो ये मैंने ख़ुद की CSS के लिए मैंने किया है। इसे कॉपी करते हैं, और यहीं पे आके मैं यहाँ इंटरनल CSS कर लेता हूँ। तो मैं लगाता हूँ स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग में आके मैं लिखता हूँ डॉट, जो हमारे पास रजिस्टर कार्ड है, इसका हमने क्या करना है, इसकी मैं कहता हूँ जो विड्थ है वो 400 पिक्सल कर दो। तो जैसे ही मैंने इसकी विड्थ 400 पिक्सल की, तो यहाँ पर आके आप देखोगे तो ये कार्ड हमारे पास यहाँ पर इतना छोटा हो गया है। अब यहाँ पर फीचर्ड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही कर लेते हैं कि यहाँ से यूज़र क्या करेगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा। तो अब मैं सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर लिखा आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और अब ये अंदर वाला कंटेंट हमने चेंज कर देना है। लेकिन अंदर वाला कंटेंट चेंज करने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये सारा का सारा उठा के यहाँ ले आता हूँ। तो इसके लिए हम CSS करते हैं। आपको यहाँ लिखना है पोजीशन एब्सोल्यूट।
तो जैसे ही आप पोजीशन एब्सोल्यूट लिखोगे उसके बाद आप नीचे आओगे, आपको यहाँ लिखना है टॉप से 50%। तो जैसे ही टॉप से 50% लिखोगे तो देखोगे ये यहाँ आ जाएगा। और अब मुझे इधर इधर लाना है तो मैं कहूँगा लेफ़्ट से भी 50%। तो ये आपके पास फिर यहाँ पे आ जाएगा। और लेकिन ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आया, तो सेंटर में यहाँ पर एग्जैक्ट लाने के लिए आपको यहाँ एक और लाइन लिखनी है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। तो हम ये यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे और यहाँ आएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी हम कर लेते हैं, तो वो बाद में करते हैं। ये कार्ड बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट है सारा हटा दें, और हटाने के बाद यहाँ आप लें फॉर्म टैग। और फॉर्म टैग में एक्शन की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसी फाइल में कोडिंग करेंगे। और यहाँ आपको दे देना है मेथड पोस्ट, यानी जो हम डाटा उठाएंगे ना वो पोस्ट मेथड से उठाएंगे, ये बात आपने याद रखनी है। और इसमें यहाँ पर आके मैं एक डिव लेता हूँ और इस डिव के अंदर सबसे पहले मैं एक लेबल टैग, और लेबल टैग में मैं लिख देता हूँ कि हमें एक नेम चाहिए और इसमें एक इनपुट चाहिए मुझे, और उस इनपुट की टाइप हम टेक्स्ट ही रख लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये आपको कैसा दिख रहा है, इस तरह का ये एक दिख रहा है। अभी इसको हम स्टाइल करते हैं, तो बूटस्ट्रैप हमें यहाँ पर एक क्लास देता है, उस क्लास में आपको लिखना है फॉर्म कंट्रोल। तो जैसे ही आप फॉर्म कंट्रोल लिखोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर ये देखो इसकी CSS हो गई। और इसमें थोड़ा डिस्टेंस नहीं है, तो लेबल टैग के लिए भी बूटस्ट्रैप हमें एक क्लास देता है। यहाँ आप लिख सकते हो क्लास, और इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर्म लेबल। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर फॉर्म लेबल लिखा तो आप देखोगे ये भी थोड़ा सा अपने आप को स्टाइल कर लेगा। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने बूटस्ट्रैप के ज़रिए अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक इनपुट बना लिया। इसी तरह नेम के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इसी डिव को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ईमेल, और यहाँ पर इसकी टाइप भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे ईमेल, और फॉर्म कंट्रोल लगा रहने देते हैं। तो ये देखें, और ये दोनों जुड़ गए हैं। तो इनको स्पेस देने के लिए यहाँ मैं बूटस्ट्रैप की एक और क्लास देता हूँ, और इस क्लास को मैं कह देता हूँ मार्जिन बॉटम 3। और इसी तरह इस डिव में भी आते हैं और मैं क्लास देता हूँ और लिखता हूँ मार्जिन बॉटम 3। तो आप देखेंगे कि अब इनमें थोड़ा डिस्टेंस भी आ गया है। और यहीं से फिर इस डिव को एक और बार डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पर अब की बार हम कहते हैं हम तुम अपना पासवर्ड भी दे दो। तो यहाँ लिखते हैं पासवर्ड, और इसके अंदर यहाँ पर भी हम टाइप में कर देते हैं पासवर्ड। तो हमारे पास ये पासवर्ड भी आ गया है। अब आप यहाँ पर आओगे तो देखो एक नेम था, एक ईमेल था और एक पासवर्ड, और एट दी एंड हम इसी डिव को एक बार और डुप्लीकेट करते हैं। अच्छा, रखना सारा फॉर्म टैग के अंदर ही है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसमें हम यहाँ पर ये नेम ईमेल तो नहीं लेंगे, हम यहाँ पर एक लेंगे बटन टैग, और बटन में मैं लिख देता हूँ रजिस्टर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर रजिस्टर लिखा, आप यहाँ पर आके देखोगे तो ये रजिस्टर बटन है। बूटस्ट्रैप की CSS लगाते हैं, तो मैं यहाँ आके लिखता हूँ क्लास BTN प्राइमरी, और इसे सेव करने के बाद यहाँ आते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पर ये रजिस्टर का बटन आ गया है। इसको भी थोड़ा सा यहाँ से स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं इसके ऊपर भी आके ये जो हमारे पास ये रहा हेडर है क्लास के अंदर आके मैंने लिखा BG प्राइमरी, तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, और टेक्स्ट इसका मैं वाइट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। और साइडों पे अगर आपको शेडो भी चाहिए है तो यहीं पे आएँ कार्ड वाले पे, यहाँ पर आके लिख दें शेडो, तो फिर आपको यहाँ पर शेडो भी देखने को मिल जाएगा। ये देखें, तो हमारा ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। इसको भी थोड़ा मोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आके आप लिख सकते हैं FW सेमी बोल्ड। तो ये आपका इसको नहीं करना था, ये FW सेमी बोल्ड करना था हमें ये वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। तो यहाँ आके मैं लिख रहा हूँ FW सेमी बोल्ड। यहाँ आता हूँ, इसे रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें। तो ये हमने पहला स्टेप क्या किया है, तो हमें यूज़र से डाटा लेने के लिए हमने जो स्टेप 1 किया है वो हमारा आ गया मेक आ रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू गेट यूज़र इनपुट। तो यूज़र की इनपुट लेने के लिए हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया है। ये हमारा पहला स्टेप था अपना CRUD ऑपरेशन की तरफ। अब दूसरा स्टेप ये है, इस इनपुट फॉर्म से आपने डाटा उठाना है। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं आपको वही यहाँ पर दूसरा स्टेप बता देता हूँ हम क्या करेंगे। सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे टू गेट यूज़र डाटा फ्रॉम HTML फॉर्म
यूजिंग PHP। तो PHP की मदद से हम क्या करेंगे, HTML फॉर्म का डाटा उठाएंगे। अब आपने ये बात याद रखनी है, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। तो अब ये वाले फॉर्म का यहाँ से मुझे डाटा उठाना है। तो डाटा उठाने के लिए आपको इनपुट में एक नेम देना पड़ता है। हम स्टूडेंट के रिलेटेड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इस इनपुट फील्ड को एक नेम दे देता हूँ STD नेम, और इस इनपुट फील्ड में आता हूँ और मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ STD ईमेल, और इस इनपुट फील्ड में आता हूँ और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ STD पासवर्ड लिख लो या पास लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इतना बड़ा लिख लिया है। और इसमें हम जो है ना कि कोई भी इस फॉर्म को बग़ैर फिल किए सबमिट ना कर सके। ये देखें, ये फॉर्म आपका यहाँ देखेंगे ना, तो ये रिफ़्रेश हो रहा है। बग़ैर फिल किए कोई इस फॉर्म को सबमिट ना कर सके, तो उसके लिए हम यहाँ पर आके क्या करेंगे, रिक्वायर्ड भी लिख देते हैं। तो रिक्वायर्ड लिखने से क्या होगा, हमने अपनी बेसिक वैलिडेशन जो है वो हम ऐड कर लेंगे। तो हमारा ये वाला काम भी यहाँ तक हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊँ, रिफ़्रेश करूँ मैं, तो यहाँ पर आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो देखो पहले कह रहा है इसको फ़िल करो, इसको फ़िल कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ तो कहता है इसको फ़िल करो, इसको फ़िल करूँ तो देखो कह रहा है ईमेल भी दो। तो ये हमने अपनी क्या कर ली है, बेसिक वैलिडेशन ऐड कर दी है। वैलिडेशन ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं। अब हमें इनपुट से डाटा उठाना है। तो मैंने आपको कहा था इनपुट से डाटा उठाने के लिए हमें नेम नाम की ज़रूरत पड़ती है, और उस हर इनपुट को हमें कोई ना कोई नेम देना है। तो मैंने यहाँ पर इनपुट को नेम दे लिया है। अब डाटा उठाने के लिए आप यहाँ बिल्कुल अपने टॉप पे आ जाओ, जहाँ पर ये आप HTML का काम कर रहे हो। यहाँ बिल्कुल टॉप पे आके अपना PHP का टैग स्टार्ट करो, और यहाँ पर आके PHP का टैग क्या कर दो, एंड कर दो। इस PHP के टैग में हम डाटा उठाएंगे। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो आपने मेथड कौन सा लगाया है, मेथड आपने लगाया है पोस्ट। तो पोस्ट का डाटा उठाने के लिए या तो आप पोस्ट यूज़ करें या फिर आप रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से हमें डाटा मिल जाएगा। तो मैं अगर आपको यहाँ पर आके दिखाऊँ, अभी ये ना PHP का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है $_request, इसमें हमें डाटा मिलेगा। तो वो डाटा दिखाने के लिए ये पूरी अरे है, अरे का डाटा दिखाने के लिए आपको प्रिंट आर लिखना पड़ता है। तो प्रिंट आर के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा $_request, और इसको अगर मैं दिखाऊं तो अभी आपको ये बिल्कुल खाली अरे मिलेगी। आपने यहाँ से रिफ़्रेश नहीं करना, याद रखना यहाँ पर आके क्लिक करना है और इंटर प्रेस करना है। तो देखें यहाँ पर ये आपको खाली अरे मिल रही है। अब इस अरे में देखना अभी डाटा आएगा। तो यहाँ पर आके अगर मैं नेम में लिखूँ अली, ईमेल में लिखूँ ali@gmail.com, और पासवर्ड में भी अली लिखें और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करें, तो देखें इस अरे में आ गया ना डाटा सारा का सारा। और ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है। इसे थोड़ा सा खूबसूरत करके दिखाना है तो आप यहाँ पर आके एक और काम कर सकते हैं, लिखें इको और यहाँ प्री टैग लगाएं, प्री टैग को उसके बाद नीचे यहाँ पर आके क्लोज़ भी कर दें। तो मैंने प्री टैग के अंदर जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट को रख दिया है। तो अब की बार आप यहाँ पर आके अगर एक बार इसको यहाँ पर क्लिक करके इंटर प्रेस करना है तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा। देखें अरे खाली है। अब मैं दोबारा यहाँ पर आके लिखता हूँ ali@email.com और पासवर्ड में मैं अली लिखता हूँ। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखें इस अरे के अंदर एक की बनी है STD नेम नाम की और उसकी वैल्यू क्या बन गई, अली। एक की बनी है STD ईमेल नाम की और उसकी वैल्यू क्या बन गई, ali@email.com। और एक की बनी है STD पास नाम की और उसकी वैल्यू मिल गई है अली। अब ये मुझे इस अरे में से डाटा निकालना है और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो अरे में से डाटा निकाल के वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप यहाँ पर आके अपना एक वेरिएबल बनाओ। तो मैं STD नेम नाम का ही वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं कहूँगा जो $_request वाली अरे है उसमें से ये वाला डाटा उठाना है मुझे। तो इसी नाम का मैंने क्या किया, वेरिएबल बना लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये वेरिएबल बन गया ये नेम के लिए। इसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 बार और यहाँ से आके ये जो ईमेल वाला है इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ आके मैं क्या करता हूँ, नेम की जगह इधर भी पेस्ट कर देता हूँ और इधर भी पेस्ट कर देता हूँ। तो हमें ईमेल भी मिल गई। इसी तरह मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैंने STD पास लिखा हुआ है, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर आके मैं क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो ये मुझे यहाँ पर STD पास भी मिल गया है। तो अब ये मैंने जो इको प्री लिखा था मैं चाहूँ तो ये वाली हटा दूँ यहाँ से, क्योंकि अब हमें इन वेरिएबल्स में डाटा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा वेरिएबल में डाटा तो आ जाएगा लेकिन ये डाटा आपको एरर देगा। वो कैसे देगा, इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखो वो कह रहा है अनडिफाइंड एरे की। अच्छा, वो दरअसल इस अरे में जो है अभी डाटा आया नहीं है। अरे में डाटा कब आता है, जब इस रजिस्टर बटन पे क्लिक होता है। तो इस वजह से वो हमें ये एरर दे रहा है। मैं आपको अभी यहाँ पर लिख के भी दिखाता हूँ, अली
और अली और यहाँ पर @email.com। और जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखें अब यहाँ पर वो एरर नहीं आ रहा है। तो वो यही वजह है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो ये वाली अरे में वैल्यूज़ नहीं सेट हैं, तो ये हमें यहाँ पर अनडिफाइंड दे रहा है। तो मैं अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा और कंडीशन में ये कहूँगा अगर रजिस्टर बटन पे क्लिक होता है तो वेरिएबल में डाटा स्टोर का काम हो, अगर रजिस्टर बटन पे क्लिक नहीं होता तो वेरिएबल में डाटा स्टोर का काम नहीं होना चाहिए, तो फिर ये एरर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस बटन के ऊपर भी आप बाय डिफ़ॉल्ट टाइप सबमिट लगी होती है, लेकिन आप फिर भी लगा लो और इसको भी आपको नेम दे देना है। और इसको मैं नेम दे देता हूँ रजिस्टर BTN। तो मैंने ये लिख दिया, स्पेलिंग और से देखने हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है रजिस्टर BTN। तो मैं कहता हूँ अगर रजिस्टर BTN पे क्लिक हुआ है तो ही आपने इन वेरिएबल्स का काम करना है। तो अगर आप ये कभी भी ये बात आ जाए कि अगर क्लिक हुआ है तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, तो यानी हम लगाएंगे इफ़, और इफ़ में मैं लिखूँगा इज़ सेट। ये PHP का एक फंक्शन है जो चेक करता है एरे में उस नाम की की सेट हुई है या नहीं हुई। तो मैंने कहा चेक करो $_request में क्या रजिस्टर बटन वाली की क्रिएट हुई है। अगर रजिस्ट्रेशन बटन वाली की क्रिएट हुई है तो पक्की बात है फिर हमें ये वाला डाटा भी मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर वो वेरिएबल यहाँ पर ला के पेस्ट कर दिए इसके अंदर, और जब वो हमें डाटा यहाँ मिल जाएगा तो आप यहाँ पर इको भी करवा सकते हो। इको मैं लिख देता हूँ $std name, और उसके बाद हम एक br टैग लगा देते हैं और इस इन्हीं को फिर हम यहाँ पर कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से और डुप्लीकेट कर देता हूँ। एक बार मैं यहाँ पर कहता हूँ ईमेल, तो यहाँ ईमेल आ गई और यहाँ आके मैं लिखता हूँ पास, और यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड आ गया है। सेव करता हूँ। तो अब हम कंफर्म करते हैं हमें डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा और एरर तो नहीं आ रहे। तो अब मैं यहाँ पर आके रिफ़्रेश करूँगा तो देखो कोई एरर नहीं आ रहे। और यहाँ आके मैं लिखता हूँ अली @gmail.com, पासवर्ड में भी मैं लिखता हूँ अली, और जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक किया तो देखो अब डाटा मिल गया हमें। तो पहले हमें ये डाटा नहीं मिल रहा था और एरर आ रहा था। तो हमने PHP की कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इस सेट फंक्शन को यूज़ करके हमने अपना वो एरर को जो है दूर कर लिया है। अब आप यहाँ पर आके देखोगे तो मैंने कहा था टू गेट यूज़र डाटा फ्रॉम HTML फॉर्म यूजिंग PHP, हमने ये काम कर लिया है। और साथ में हमने ये भी कर लिया एंड स्टोर द डाटा इन वेरिएबल, मैंने ये काम कर लिया। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमें डेटाबेस के साथ काम करना है। तो सबसे पहले डेटाबेस के साथ आपको काम करना है, तो डेटाबेस के साथ आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मेक कनेक्शन टू डेटाबेस। तो डेटाबेस के साथ हमें अब क्या करना है, अपना कनेक्शन बनाना है। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लो और उस फोल्डर में हम अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट सारा कुछ रख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर एक फ़ाइल बना लो और उस फाइल का नाम आप रखो dbconfig.php। dbconfig.php मतलब डेटाबेस के रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सारी की सारी हम इस फाइल के अंदर रखेंगे dbconfig.php के अंदर। तो या तो आप क्या करो, ये सारा का सारा कोड यहाँ पर जितना भी कनेक्शन का है लिख लो। अगर नहीं लिखना तो हमें यहाँ पर ये कोड जो है ना कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, हम ढूंढ भी सकते हैं। असल में डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए हमें एक फ़ंक्शन मिलता है mysqli। अच्छा पहले PHP का टैग स्टार्ट कर लें, और फिर अगर आपने नीचे HTML नहीं लिखनी तो PHP का टैग एंड करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे भी हमारा काम चलता रहता है। और यहाँ पर हमें PHP डेटाबेस के साथ ना कनेक्शन बनाने के लिए एक फ़ंक्शन देती है, उसका नाम है mysqli connect। ये फ़ंक्शन है। अब इस फंक्शन में देखोगे तो सबसे पहले वो कह रहा है अपना होस्ट नेम दो। तो मैं यहाँ पर ना वेरिएबल्स में डाटा स्टोर करवाऊँगा, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ होस्ट नेम नाम का, ठीक है। फिर मैं कॉमा लगाता हूँ। तो होस्ट नेम के बाद वो अब कह रहा है आप मुझे यहाँ पर ये देखोगे तो वो कह रहा है यहाँ पर यूज़र नेम दो। तो मैं $यूज़र नेम नाम का भी वेरिएबल बना लेता हूँ। फिर वो कह रहा है आप क्या करो, मुझे पासवर्ड दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पासवर्ड लिख लो या DB पास लिख लो, यानी डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए यहाँ पे, वो रख लिया है। उसके बाद वो कह रहा है अपनी डेटाबेस का नाम बताओ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ $DB नेम, यानी मेरी डेटाबेस का नाम। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन अपने अंदर 4 वेरिएबल मांगता है डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। ये PHP का फंक्शन है जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए काम आता है। इसमें एक होस्ट नेम चाहिए होता है, एक यूज़र नेम चाहिए होता है, एक पासवर्ड चाहिए होता है और एक डेटाबेस का नाम चाहिए होता है। और पोर्ट और सॉकेट भी मांग रहा है, फ़िलहाल ये हम यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें ये 4 चीज़ों से काम है। तो ये जो होस्ट नेम है हमारा, होस्ट नेम नाम का मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ
डॉलर होस्ट नेम इज़ इक्वल टू, जो हमारी कंप्यूटर में हमने जैम्प इंस्टॉल किया है ना, इसका होस्ट नेम होता है लोकल होस्ट। ये आपने याद रखना है। एंड पे सेमी कॉलन, उसके बाद मैं डॉलर यूज़र नेम बनाता हूँ, और जो हमारा यूज़र नेम होता है वो हमारा होता है रूट। ये जैम्प वालों ने हमें बताया हुआ है तो इसीलिए मुझे पता है, तो मैं आपको भी यही बता रहा हूँ कि होस्ट नेम हमारा क्या है, जैम्प इंस्टॉल किया होगा तो लोकल होस्ट, यूज़र नेम हमारा क्या होगा, रूट, और जैम्प ने डेटाबेस पे पासवर्ड कोई भी नहीं लगाया होता, तो पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होता है, आपने खाली स्ट्रिंग दे देनी है। और डॉलर DB नेम ये हमने रखना होता है कि अपनी डेटाबेस का नाम क्या रखना है। तो मैं ज़्यादातर जो फ़ोल्डर का नाम रखता हूँ वो हमारी वेबसाइट होती है एक किस्म की, तो वही हमारी डेटाबेस का नाम हो जाएगा। तो मेरी डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ रख दिया है CRUD। तो ये मेरी डेटाबेस का नाम भी आ गया है। तो ये 4 वेरिएबल में मैंने अपना डाटा रखा, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया है, पास कर दिया है। और पास करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, और अब ये ना जो MySQL कनेक्ट फंक्शन है डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। अब या तो कनेक्शन बन जाएगा या कनेक्शन नहीं बनेगा। कनेक्शन बनेगा तो यहाँ पर हमें ट्रू मिल जाएगा, और अगर कनेक्शन नहीं बनेगा तो हमें फॉल्स मिल जाएगा और एरर आ जाएगा। तो इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, $con नाम के वेरिएबल में। मैंने इस कनेक्शन को $con नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है यहाँ पे। और PHP का एंडिंग टैग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम HTML नहीं लिख रहे, तो हम ऐसे ही काम कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये बताया, मैं एक बात कह रहा हूँ, या तो कनेक्शन बन जाएगा या कनेक्शन नहीं बनेगा। अगर तो कनेक्शन बन जाएगा तो मैंने कहा आप कर दो इको कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर कनेक्शन बन जाता है तो क्या लिख दो, कनेक्टेड सक्सेसफुली। और अगर कनेक्शन नहीं बनता, तो मैंने कनेक्शन नहीं बनता तो हम इफ़ लगाएंगे, इफ़ नॉट $con। नॉट $con का मतलब ये है कि अगर कनेक्शन यानी कि नहीं बनता, यानी फॉल्स आ जाता है, तो अगर कनेक्शन नहीं बनता तो आप क्या करो, डाई फंक्शन चला दो। डाई फंक्शन क्या करता है, आगे की एग्जीक्यूशन रोक देता है, और यहाँ आप लिख दो डेटाबेस कनेक्शन एरर, और फिर आप यहाँ पर आके कॉमा लगा के लिख दो MySQLi कनेक्ट एरर। ये आपने फंक्शन ले लेना है जो हमें डेटाबेस के साथ जो भी एरर है वो हमें यहाँ पे बता रहा होगा। बीच में डॉट लगा देते हैं, और उसके बाद जो है एंड पे आपको सेमी कॉलन लगा देना है, और उसके बाद इसमें आपने अपना कनेक्शन का वेरिएबल भी दे देना है कि कौन से कनेक्शन में एरर आया है। तो ये देखो मैंने डाई फंक्शन लगाया, डाई फंक्शन में मैंने लिखा डेटाबेस कनेक्शन एरर, और उसके बाद मैंने डॉट लगाया कॉन्कैटिनेशन के लिए, और मैंने वो कहा है मुझे एरर दिखा दो। अभी आप यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करोगे और इस फाइल को जाके यहाँ पर चलाओगे। एक नया टैब खोलते हैं, यहाँ आके पेस्ट करते हैं, और मैं यहाँ पर htdocs से इतना एड्रेस हटा देता हूँ। अभी आपको याद होगा, तो अभी तक डेटाबेस पे तो मैं गया ही नहीं हूँ, तो मैंने इस नाम की CRUD नाम की डेटाबेस नहीं बनाई है। तो यहाँ पर आके अगर मैं इंटर प्रेस करूँ लोकल होस्ट लिख के, तो देखो एरर आ गया है अननाउन डेटाबेस CRUD। तो आपने क्या करना है, यहाँ एक नया टैब ओपन करना है, और नए टैब में आपने यहाँ लिख लेना है लोकल होस्ट /php myadmin। ये पूरा एड्रेस है, आपने यहाँ पर लिखना है URL में, ये यहाँ लिखना है, याद रखना है आपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नहीं लिखना, इधर लिखोगे तो नहीं चलेगा, इधर से तो कुछ और ही आएगा, वो गूगल सर्च करना शुरू कर देता है। आपने यहाँ पर आके लिखना है, और जैसे ही इंटर प्रेस करोगे तो ये आपका लोकल होस्ट PHP myadmin आपके सामने अभी यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ से हम अपनी डेटाबेस बनाएंगे। तो ये देखो हमारा ये PHP myadmin ओपन हो गया है। अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो यहाँ पर हमें ये काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा है। इसमें ये देखो यूज़र हमारा कौन सा है, रूट है, तो मैंने वहाँ पर यूज़र नेम रूट ही दिया था ना, और पासवर्ड हमारा एम्प्टी था, वो लगा ही नहीं है हमारा। और आप यहाँ पर ना न्यू पे क्लिक करोगे। अच्छा, इसको ओपन करने का एक और तरीका है, आप जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करो। जैम्प में ओपन करके आप ये एडमिन के ऊपर भी MySQL वाले एडमिन पे भी क्लिक करोगे ना, तो भी यही वाला एड्रेस खुलेगा। तो आप चाहे उस तरह खोल लो, चाहे इस तरह लिख के खोल लो, आपका ये खुलेगा। यहाँ पर आपने न्यू पे क्लिक करना है, और जैसे ही न्यू पे क्लिक करोगे तो कह रहा है अपनी डेटाबेस का नाम बताओ। तो मैंने कहा मेरी डेटाबेस का नाम है CRUD। अच्छा, क्यों मुझे पता है मेरी डेटाबेस का नाम CRUD है? अगर आप यहाँ पर आओगे तो देखो मैंने DB नेम क्या दिया हुआ है, CRUD दिया हुआ है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर आके अपनी डेटाबेस का नाम क्या दे दिया है, CRUD। और मैं क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो मेरी डेटाबेस क्या हो गई है, बन गई है। ये देखो
क्रड नाम की। अब मेरी इस फाइल में एरर आ रहा था ना, अननाउन डेटाबेस क्रड। अगर मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करूँ तो देखो अब क्या लिखा आ रहा है, कनेक्टेड सक्सेसफुली, मतलब डेटाबेस के साथ मेरा कनेक्शन यहाँ पे बन गया है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आई होगी कि हमने अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे किया है। अब जब हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया है तो अब हमें डेटाबेस में ऐड करने का डाटा का काम करना है। तो डेटाबेस में डाटा ऐड करने के काम के लिए अब आप इस फाइल को चाहो तो बंद कर दो, और मैंने जो है ना कनेक्टेड सक्सेसफुली लिखा आता रहेगा, तो आप इसे यहाँ से कमेंट कर दो। कमेंट करने का मकसद ये है कि अगर तो एरर आ रहा है तो दिखा दो कनेक्शन में, और अगर एरर नहीं आ रहा तो बस ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आएगा। तो अगर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इसका मतलब है कोई एरर नहीं है इस फाइल में, और अगर यहाँ नज़र आ रहा होता तो फिर हमें वो एरर मिल जाना था। मैं इसे बंद करता हूँ। अब डेटाबेस में जो हम डाटा है वो हमेशा याद रखना टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। डेटाबेस में जितना भी डाटा होता है वो कैसे स्टोर होता है, टेबल की फॉर्म में। तो यहाँ पर आके मैं एक टेबल बनाता हूँ और टेबल का नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट्स नाम का टेबल है, जिसमें हम स्टूडेंट्स का नेम, ईमेल और पासवर्ड स्टोर करेंगे। और आपने यहाँ पर आके ना क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्रिएट के बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो याद रखो, अगर आपको याद हो तो अब ये रजिस्टर वाला पेज था, तो एक हमें नेम लेना था, एक हमें ईमेल लेना था, और एक हमें क्या लेना था, पासवर्ड। तो ये जो नेम नाम की फील्ड है ना, इसे राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करो और अपने इधर PHP माई एडमिन में आके फ़र्स्ट वाले में, तो मैं आपको कहता हूँ कि अब आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको रोल नंबर मिलता है ना, तो इसी तरह डेटाबेस में भी जब हम स्टोर करेंगे तो हम कहेंगे हम स्टूडेंट को कोई रोल नंबर दें, तो उसको मैं कह देता हूँ STD ID, यानी हर स्टूडेंट को कोई ना कोई ID मिलनी चाहिए ताकि हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। और इसी तरह फिर यहाँ पर आके मैं कहूँगा स्टूडेंट का एक नेम दे दो, और इसी तरह फिर हम यहाँ पर आके कहेंगे स्टूडेंट की एक ईमेल भी दे दो, और फिर हम यहाँ पर आके इधर से ये कॉपी करेंगे पासवर्ड को, और मैं कहूँगा एक पासवर्ड भी दे दो। और अगर आपको और भी फ्यूचर में फ़ील्ड चाहिए हैं तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स है और ये गो लिखा हुआ है, जितनी फ़ील्ड चाहिए आप ऐड कर सकते हो। मैं कहता हूँ जैसे मुझे 3 और चाहिए, तो मैं यहाँ गो पे क्लिक करूँगा तो देखो 3 फील्ड्स और आ गई। तो अब मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट रजिस्टर कब हुआ है, तो मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ REG डेट का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हुआ था उसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, किस दिन वो रजिस्टर्ड हुआ था। तो ये ना जो डाटा होता है ये डाटा डिफरेंट किस्म का होता है। अब जो स्टूडेंट को रोल नंबर मिलेगा वो तो क्या मिलेगी, ID, तो वो तो इंटीजर ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट नेम है वो आपका स्ट्रिंग टाइप का है। तो डेटाबेस में अगर स्ट्रिंग के टाइप का आपको डाटा स्टोर करना हो तो आपको यहाँ से varchar लेना होता है। और एक स्टूडेंट के नेम में कितने करैक्टर हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। तो आपके लिहाज से जितने करैक्टर हो सकते हैं आप यहाँ लिख दो। जैसे मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम 100 करैक्टर ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और अगर एक स्टूडेंट की ईमेल होगी तो अगर ali@gmail.com लिखें तो ये 10 से 15 ही बनते होंगे। आई थिंक 20, 25 या 50 वाली किसी की ईमेल भी नहीं हो सकती। तो यहाँ आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कह दिया नेम में 100 करैक्टर हो सकते हैं, मैंने कह दिया ईमेल में 50 करैक्टर हो सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ भी 100 लिख दो, कोई इशू नहीं है। और जो स्टूडेंट पासवर्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपना पासवर्ड कितना रखता है, 10 करैक्टर का रख लेगा या 15 का रख लेगा या 20 का रख लेगा, तो मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ। और रजिस्ट्रेशन डेट हम डेटाबेस को कहेंगे कि जैसे ही तुम्हारे अंदर डाटा ऐड हो तुम खुद देखो कि वो कौन सी डेट को ऐड हुआ है। तो फिर आप यहाँ पर आके क्या कर सकते हो, यहाँ से इधर से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, और डेट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ नन वाले पे आना है और कह देना है करंट टाइम। तो करंट टाइम का मतलब ये है कि जिस डेट को भी वो यूज़र रजिस्टर हुआ है उसका टाइम तुमने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। बाकी नेम भी मैं तुम्हें खुद दूंगा, ईमेल भी मैं तुम्हें खुद दूंगा, पासवर्ड भी मैं तुम्हें खुद दूंगा। जो डेट है ना, जैसे ही तुम्हारे पास कोई यूज़र का डाटा आए तो तुम वो डेट नोट कर लेना और बता देना किस जो है डेट को डाटा ऐड हुआ है। तो करंट टाइम का ये मतलब है यहाँ पर। इसको डेट भी ले सकते हो, और अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो आप डेट टाइम भी ले सकते हो यहाँ से, ये वाला। तो इसमें टाइम भी फिर आ जाता है आपके पास, ठीक है। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास जो है डेट आती है। तो आपकी मर्ज़ी है, जो भी चीज़ ले लो। तो मैंने यहाँ पर डेट ले लिया। अच्छा,
स्टूडेंट को अगर हम रोल नंबर देंगे तो इसमें भी आपको ये चीज़ देखनी है कि अब मुझे याद होना चाहिए कि प्रीवियस रोल नंबर क्या है और फिर अगला रोल नंबर क्या आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम डेटाबेस को कहते हैं कि हर स्टूडेंट को तुम यूनिकली जो है ना खुद ही आईडी देते रहो। और वो कैसे देना है, आपके हो सकता है मेरी स्क्रीन बड़ी है ना तो मुझे नज़र आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे आगे लेके जाना। तो जैसे ही आप आगे लेके जाओगे तो यहाँ पर AI लिखा हुआ है। AI का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट, आप इस पर क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप ऑटो इंक्रीमेंट करोगे तो ये प्राइमरी भी सिलेक्ट हो जाएगा और ये हमारी क्या बन जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके थोड़ा सा आपको डाउनवर्ड आना है और यहाँ सेव पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका यहाँ पर क्या है, ये एक टेबल बन गया है और टेबल का नाम क्या है आपके पास, स्टूडेंट्स। तो ये देखो एक स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया है, ये रहा। और इसके अंदर एक STD ID है, STD नेम है, STD ईमेल है और STD पासवर्ड है और रजिस्ट्रेशन डेट है। तो अब स्टूडेंट को हमने ऐड करने का कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर आके दोबारा आपको स्टेप्स बताऊँ तो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया, हमने यूज़र से डाटा ले लिया, हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लिया। अच्छा, उसके बाद फोर्थ स्टेप पे आए, हमने बनाया मेक टेबल इन डेटाबेस। जो क्रड वाली डेटाबेस हमने बनाई थी उसके अंदर मैंने क्या किया, टेबल भी बना लिया है और टेबल को हमने डिफ़ाइन भी कर लिया है। अब फिफ्थ स्टेप हमारा ये होगा, इंसर्ट स्टूडेंट्स डाटा इनटू टेबल। जो हमने टेबल बनाया है ना उस टेबल के अंदर हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स का डाटा ऐड करना है। अब हमारा ये फिफ्थ स्टेप होगा। ये आपने सारे के सारे स्टेप्स याद रखने हैं। और अब वो इंसर्ट डाटा का कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पर जो है, अब हमें डाटा इंसर्ट का कोड करना है। तो आप ना जब ये टेबल बन जाता है तो ये हमें ना डेटाबेस बनी बनाई क्यूरीज भी दे देती है। तो उसके लिए आप यहाँ SQL पे क्लिक करना, स्टूडेंट्स वाला टेबल सिलेक्ट होना चाहिए और SQL पे क्लिक करना। तो देखो यहाँ पर एक सिलेक्ट लिखा है, सिलेक्ट लिखा है, अपडेट लिखा है, डिलीट लिखा है, इंसर्ट लिखा है। तो जो इंसर्ट वाला है ना, इसको यहाँ से क्या करो, सारे के सारे को सिलेक्ट कर लो और कॉपी कर लो। तो ये डेटाबेस में डाटा ऐड करने की क्यूरी है, इसे कॉपी कर लो। कॉपी करके यहाँ पे आओ और यहाँ पर आके, ये तो मैंने इको दिखाने के लिए किया था, ये इको हटा दो। तो सबसे पहले डेटाबेस में डाटा ऐड करने के लिए पहले मैंने डाटा क्या किया, वेरिएबल में स्टोर कर लिया, वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल में डाटा स्टोर करने के बाद अब मुझे डेटाबेस में डाटा ऐड करना है। तो मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना था। तो कनेक्शन तो पड़ा हुआ है DB कॉन्फ़िग में, तो मुझे कनेक्शन को यहाँ पर बुलाना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंक्लूड और इंक्लूड के अंदर मैं कहूँगा ./dbconfig.php। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस के साथ मुझे डाटा ऐड करवाना है, तो डेटाबेस के साथ मेरा क्या करो, कनेक्शन बनाओ। तो ये जो इंक्लूड फंक्शन है PHP का, ये क्या करता है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना देगा। कनेक्शन बनाने के बाद आपको डाटा ऐड करना है, तो वो हम ये वाली क्यूरी लेके आए हैं ना, ये वाली कहाँ से लाए हैं, इधर से कॉपी करके। तो ये हमारी डेटाबेस में क्यूरी चलनी है, तो इसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ $insert क्यूरी। तो इंसर्ट क्यूरी नाम के वेरिएबल में मैं ये क्यूरी रखूँगा, सेव कर लूँगा और फ्यूचर में इसे यूज़ करूँगा। तो डबल कोटेशन लगाई मैंने, डबल कोटेशन के एंड पे सेमीकोलन और फिर इसके अंदर आके यहाँ मैंने आके इंसर्ट क्यूरी पेस्ट कर दी है। तो इससे क्या होगा, अब ये मेरी बन गई है इंसर्ट क्यूरी। अब स्टूडेंट की आईडी अगर आप गौर करोगे, यहाँ पर अगर आप ब्राउज़ पे आओ और स्ट्रक्चर पे आओ, तो जो स्टूडेंट की आईडी है वो देखो ये की है और की में भी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है। तो मतलब स्टूडेंट की आईडी खुद ब खुद आएगी, मुझे आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं यहाँ से ये जो स्टूडेंट आईडी है ये कॉमा के साथ पूरा देखो इतना सेलेक्ट है, मैं इसे हटा दूँगा। और आप ये वैल्यूज़ वाले को ना यहाँ पर आके इंटर प्रेस कर सकते हो ताकि ये आपके पास नीचे आ जाए और आपके सामने ऐसे आ जाए। टैब की प्रेस करके आप इसे चाहो तो आगे ले आओ। तो अब स्टूडेंट का मुझे एक नेम भेजना है डेटाबेस में, एक मुझे स्टूडेंट का ईमेल भेजना है और एक मुझे स्टूडेंट का जो है पासवर्ड भेजना है। और डेट भी मैंने कहा था आपने खुद ही देख लेना है कि किस डेट को रजिस्टर हुआ है, तो मुझे ये वाला डाटा डेटाबेस में नहीं भेजना। तो अब यहाँ पर हमें देनी है वैल्यूज़। तो याद रखना डबल, ये आपके सिंगल कोटेशन ना हटे। सबसे पहले क्या है, STD नेम। तो ये STD नेम नाम का वेरिएबल कॉपी करो और यहाँ पर आके लिख दो STD नेम में। इसी तरह ये वाली वैल्यू यहाँ से हटाओ, STD ईमेल नाम का वेरिएबल कॉपी करो और कॉपी करके यहाँ पर आके लिख दो STD ईमेल। और फिर इसी तरह STD पास नाम का वेरिएबल यहाँ से आके कॉपी करो और यहाँ पर आके लिख दो STD पास वाले में। तो ये जो एक्स्ट्रा थे यहाँ से यहाँ तक,
ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं इनको हटा देना। याद रखना एंड पे कॉमा ना हो, अगर एंड पे कॉमा हुआ तो एरर आता है, अक्सर स्टूडेंट्स इसे मिस कर देते हैं। तो एसटीडी नेम नाम में हमने एसटीडी नेम नाम की वैल्यू दे दी, एसटीडी ईमेल में हमने एसटीडी ईमेल नाम की वैल्यू दे दी, और एसटीडी पासवर्ड में हमने एसटीडी पासवर्ड वाली वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी है, ऐड कर दी है। तो ये मैंने क्यूरी बनाई है जो डेटाबेस के अंदर जाके चलेगी, और ये डेटाबेस ने ही हमें क्यूरी दी थी। एसक्यूएल पे जाके इंसर्ट पे क्लिक करके डेटाबेस ने ही हमें ये क्यूरी दी थी जो डेटाबेस में जाके चलेगी। इसके बाद आपको नीचे आना है, अब इस क्यूरी को रन करना है। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ, डॉलर रन इंसर्ट क्यूरी। मैंने जैसे लिखा रन इंसर्ट क्यूरी, तो फिर अब हमें जो है डेटाबेस में डाटा ऐड करना है। तो उसके लिए भी पीएचपी हमें एक फ़ंक्शन देती है MySQLi क्यूरी। तो आप ये जैसे MySQLi क्यूरी फंक्शन लोगे तो ये डेटाबेस में डाटा क्या करेगी, ऐड करने का काम करेगी। तो सबसे पहले ये कहती है कि मुझे आप क्या करो, देखो एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट इसे डेटाबेस का कनेक्शन देना होता है, तो फाइल तो मैंने इंक्लूड कर ली है। अगर आप एक फ़ाइल दूसरी फाइल में इंक्लूड कर लेते हो तो उसका कोड आप यूज़ कर सकते हो। तो ये असल में ये कनेक्शन मांग रहा है, तो मैं ये कनेक्शन का वेरिएबल कॉपी करता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कनेक्शन दे दिया। कनेक्शन के बाद अब ये पूछ रहा है कि मुझे वो क्यूरी दो जो डेटाबेस में चलानी है। तो वो क्यूरी मैंने इस वेरिएबल में स्टोर की हुई है, तो मैं कॉपी करके यहाँ आके क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो आप देखोगे ये हमारा यहाँ पर क्यूरी डेटाबेस में चलेगी, और जैसे ही डेटाबेस में क्यूरी चलेगी या तो डाटा ऐड हो जाएगा या फिर डाटा नहीं ऐड होगा, दोनों में से एक काम होना है। तो हम इसको भी, ये जो इंसर्ट क्यूरी है ये चलेगी, और जो भी यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा वो हमें यहाँ पर आके जो है इंसर्ट क्यूरी, और मैंने यहाँ पर रन कर दी इंसर्ट क्यूरी, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इंसर्ट क्यूरी रिज़ल्ट। यानी रिज़ल्ट क्या आएगा, या तो वो क्यूरी डेटाबेस में चल जाएगी सक्सेसफुली या उसमें एरर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर आके कह रहा हूँ इफ़ डॉलर इंसर्ट क्यूरी रिज़ल्ट, यानी अगर वो क्यूरी सही चल पड़ती है तो उसमें ट्रू आ जाएगा, और जब ट्रू आ जाएगा तो मैं यहाँ पर आके कहता हूँ आप लिख दो इको, और इको में मैं यहाँ पर कह देता हूँ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और अगर वो क्यूरी सही तरह नहीं चलती तो एल्स में आते हैं, और एल्स में आके लिखते हैं इको और लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, और फिर हम कह देते हैं प्लीज़ ट्राई अगेन। मैंने ये लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो है डेटाबेस में डाटा ऐड हो रहा है या नहीं ऐड हो रहा। तो मैं दोबारा, हम यहाँ पर आते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे एक बार रिफ़्रेश किया। तो मैंने नेम में लिखा अली, ईमेल में लिखा ali@email.com, और पासवर्ड में आके जैसे मैंने अली लिखा और रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया है। अच्छा हाँ, वैल्यूज़ में ali@line 1 15 में हमारे पास एरर है। तो यहाँ 15 में आते हैं, इंसर्ट क्यूरी और रिज़ल्ट इंसर्ट क्यूरी। तो यहाँ पर डॉलर कौन और ये इंसर्ट क्यूरी। इफ़ एक बार डेटाबेस भी जाके चेक करते हैं, यहाँ पर आके ना ब्राउज़ पे आके क्लिक करोगे अगर, तो यहाँ पर डेटाबेस में डाटा ऐड अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिखा इंसर्ट क्यूरी और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स टेबल एसटीडी नेम ईमेल पासवर्ड। हाँ, मैंने आपको कहा था ना, देखो कॉमा एरर करते हैं, ये देखो एंड पे एक कॉमा रह गया है। तो मैंने यही बात कर रहा था कि कॉमा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह ये एंड पे कॉमा रह जाता है ना जब हम चीज़ें हटाते हैं तो फिर वो एरर देते हैं। तो अब दोबारा आते हैं और यहाँ आके आपने इधर से रीलोड नहीं करना, इस URL पे आके क्लिक करना है और दोबारा इंटर प्रेस करना है। और मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ ali@email.com और पासवर्ड में आके मैंने लिखा अली। और जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखो यहाँ क्या लिखा आ रहा है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब अगर आप यहाँ अपनी डेटाबेस में आओगे और ब्राउज़ पे एक बार क्लिक करना तो देखो रोल नंबर 1 उसे खुद ब खुद मिल गया है, नेम भी मिल गया है, ईमेल नहीं मिली, ज़ीरो था, और पासवर्ड भी नहीं मिला। आई थिंक हमने इनकी डाटा टाइप नहीं ना चेंज की, इस वजह से ये नहीं मिला है। तो आप अच्छी बात है, सामने आ गया। तो हम यहाँ पर आते हैं, स्ट्रक्चर पे क्लिक करो। तो स्ट्रक्चर में ये देखो ईमेल भी इंटीजर है और पासवर्ड भी इंटीजर है। हालांकि इसे भी क्या होना चाहिए था, वैर कैर होना चाहिए था। तो चेंज पे क्लिक करो। तो यहाँ पर इंटीजर से जाके इसको वैर कैर कर दो, और हमने लिखा हुआ था कि 50 सेव कर दो। तो ये भी वैर कैर में चेंज हो गया। और ये पासवर्ड वाले में आओ, इसको भी चेंज करो
और यहाँ पर इसको भी आके varchar में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि स्ट्रिंग डाटा जब भी स्टोर करना है डाटाबेस में तो varchar में होना चाहिए। और इसको दोबारा सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद ब्राउज़ पे आते हैं। तो ये देखो, ये नेम आ गया, ईमेल आ गया और पासवर्ड आ गया। इस को यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब दोबारा हम ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं और स्टूडेंट को ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आया, मैंने लिखा ali@email.com, और पासवर्ड में आके जब मैंने अली लिखा और मैं इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो हमारे पास आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और मैं यहाँ पर आता हूँ और ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ तो देखो अब स्टूडेंट रोल नंबर उसे 2 मिल गया है, नेम भी मिल गया है, ईमेल भी मिल गया और हमें पासवर्ड भी मिल गया, और देखो डेट भी आ गई है कि किस डेट को स्टूडेंट क्या हुआ है, रजिस्टर हुआ है। तो इसी तरह मैं 2-4 स्टूडेंट्स और रजिस्टर कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आके लिख लूँ ahmed@email.com और पासवर्ड में अहमद और रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो अहमद भी ऐड हो गया है। इसी तरह आके काशिफ़ लिख लेते हैं, काशिफ़@gmail.com और पासवर्ड में भी काशिफ़ लिखते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। और इसी तरह हम एक और कर देते हैं, कोई abc@gmail.com, पासवर्ड में abc और रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर आपके पास सारे के सारे यूज़र आ गए हैं। अब ये सारे के सारे यूज़र मुझे फ्रंट एंड पे दिखाने हैं, तो फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और एक और नई फ़ाइल बनाऊँगा और उस फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ display.reg_students.php। तो मैंने ये फ़ाइल का नाम रख लिया है display.reg_students.php, मतलब डेटाबेस से सारे के सारे मुझे यूज़र दिखाने हैं। तो मैं ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आता हूँ, हमारा ये जो HTML का बेसिक कोड है और ये बूटस्ट्रैप का लिंक है, ये वाला मुझे चाहिए असल में। तो मैं Ctrl+A Ctrl+C या फिर आप यहाँ पर आके Shift+1 दबाओ, अपना बेसिक कोड ले आओ और यहाँ से ये बूटस्ट्रैप का लिंक उठा लो, ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करके डिस्प्ले वाले में आओ और यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। तो बूटस्ट्रैप का लिंक आ गया। व्यू में जाके वर्ड रैप कर देते हैं तो ये हमारा एक ही लाइन में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं टाइटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। तो जैसे ही मैंने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स लिखा तो अब मुझे क्या है, सारे के सारे जो स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ बॉडी टैग में, और बॉडी टैग में आके हम अपने जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनका कोड जो है स्टार्ट करते हैं। तो अब मुझे डेटाबेस से सारे के सारे यूज़र्स को लाना है और यहाँ दिखाना है। तो यहाँ दिखाने के लिए मैं दोबारा बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ और यहाँ अब की बार मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा कंपोनेंट्स में, नहीं तो सर्च में आके लिखो टेबल और ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने ये टेबल आ जाएगा। इस टेबल को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर आके इस बॉडी टैग में पहले लगाओ div, और इस div के अंदर मैं एक क्लास देता हूँ कंटेनर नाम की क्लास दे दी और इसमें आके मैंने ये कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है अपना बूटस्ट्रैप के टेबल का। अब एक बार आप यहाँ पर आके इसको देखोगे और यहाँ आके रिफ़्रेश करोगे, हमें फ़ाइल का नाम चेंज करना है तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आके मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ से htdocs तक हम हटा के यहाँ लिख देते हैं लोकल होस्ट और इंटर प्रेस करता हूँ तो देखो ये हमारे पास आ रहा है। तो इस टेबल के यहाँ शुरू में हम एक h1 टैग ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, और इसमें मैं यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ और क्लास में मैं लिखता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी। तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह का दिख रहा है और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, तो ये दरमियान में आ जाएगा और इसे मैं पैडिंग दे देता हूँ 4 की। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं तो देखो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है रजिस्टर्ड स्टूडेंट। टेबल की थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो टेबल पे आके मैं लिखता हूँ टेबल जो है होवर। तो टेबल होवर पे क्या होगा कि इस तरह ये लाइनें नज़र आएंगी, देखना ये देखो ये टेबल होवर हो गया हमारा। और टेबल होवर के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ टी हेड में और मैं यहाँ पर एक क्लास देता हूँ और लिखता हूँ टेबल डार्क। सेव करता हूँ तो ये देखो टेबल आपको कुछ इस तरह का डार्क नज़र आ गया है। और फिर मैं यहाँ पर आके एक और लिखता हूँ टेबल बॉर्डर्ड। तो टेबल के ऊपर देखना बॉर्डर आ जाएगा, ये देखो चारों साइडों से। और इसी तरह फिर मैं यहाँ पर आके एक और लिखता हूँ टेबल स्ट्रिप्ड। तो जैसे ही लिखा मैंने तो देखो इस तरह की ये लाइनें भी आ गई हैं। तो अब अगर आप ये वाली रो को एक बार डुप्लीकेट करोगे ना तो 6 हो गई हैं। तो देखो कुछ इस तरह का आपका टेबल यहाँ पर नज़र आ रहा है।
तो खैर हमें जो है ना एक रो चाहिए, तो आप यहाँ पर आके एक और काम कर सकते हो कि ये सारी की सारी रोज़ हटाओ। डेटाबेस से मुझे सारा का सारा डाटा लाना है, तो एक ही रो को लेके मैं लूप लगा दूँगा। तो डेटाबेस से डाटा लाने की कोडिंग करते हैं। एक बात आपने मेरे जहन में रखनी है कि HTML के टैग के PHP के टैग के अंदर आप HTML नहीं लिख सकते और HTML के टैग के अंदर आप PHP नहीं लिख सकते। तो ये क्यों बता रहा हूँ, अभी देखो टी बॉडी में आया, मैंने यहाँ आके PHP का टैग स्टार्ट किया और यहाँ PHP का टैग मैंने क्या किया, एंड किया। अब ये जो HTML है, अगर मैं यहाँ से कट करके इस PHP के टैग के अंदर ले आऊँ तो देखो एरर आ जाएगा। अब ये एरर क्यों आया है, मैंने आपको बताया है, आप HTML के को PHP के टैग के अंदर नहीं लिख सकते। तो मैं Ctrl+Z करता हूँ और यहाँ नीचे आ जाता हूँ और दोबारा वही वहाँ बाहर लिख देता हूँ। तो डेटाबेस से अगर आपको डाटा लेके आना है ना, उसकी कोडिंग क्या है, तो आप दोबारा लिखो $fetch, जैसे हमने यहाँ नहीं लिखे थे क्यूरियों का नाम, हमने क्या लिखा था, जैसे मैंने लिखा इंसर्ट क्यूरी रिज़ल्ट, तो इसी तरह मैं यहाँ लिखता हूँ fetch क्यूरी, यानी डेटाबेस से ये डाटा लेके आएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट। अच्छा, ये आप कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, लेकिन कैपिटल लिखो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डेटाबेस के ज़्यादातर नाम बाय कन्वेंशन कैपिटल ही लिखे जाते हैं। सेलेक्ट स्टार का मतलब है सारा का सारा डाटा ले आओ। उसके बाद आपको लिखना होता है फ्रॉम का मतलब है कहाँ से लाना है। तो मैंने कहा मुझे इस टेबल से लाना है, तो फिर इस टेबल का नाम क्या है, इस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ अपने टेबल का नाम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो अब ये जो है मेरी क्यूरी बन गई है जो डेटाबेस में चलेगी। ये वही क्यूरी है जैसे मैंने यहाँ ये क्यूरी बनाई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका रिज़ल्ट लेना है। तो फिर मैं यहाँ पर आके फिर वेरिएबल बनाता हूँ $fetch क्यूरी रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट के लिए हमेशा आपको MySQLi क्यूरी ये फंक्शन चाहिए। एक इसको आपको $कौन देना है और एक आपको देना है $fetch क्यूरी। तो अब अगर आप देखोगे कनेक्शन तो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि कनेक्शन कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करो, कनेक्शन को भी साथ ही इंक्लूड कर लो। तो ज़्यादातर हम लोग भला क्या करते हैं, कनेक्शन जो होता है ना अपने ये सबसे ऊपर यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं CRUD सिखा रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं यूज़ कर रहा, तो इस वजह से हम यहीं पे इंक्लूड लिखते हैं और इंक्लूड में डबल कोटेशन में ./ और dbconfig.php और एंड पे सेमीकोलन। तो अब हमारा क्या हो गया है, कनेक्शन बन गया है। तो अब डेटाबेस से जो सारा का सारा डाटा आएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कहता हूँ इफ़ डेटाबेस से देखो कितनी रोज़ आएंगी, वो कैसे मिलेगा, वो आपको मिलेगा MySQLi num rows, और इसमें मैं लिख देता हूँ $fetch क्यूरी रिज़ल्ट, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पर आता हूँ और इसे एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसके शुरू में मैं इको लगाऊँ ना, तो देखना आपको ये कितनी रोज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर देखो कितनी मिल रही हैं, 4। तो और डेटाबेस में भी आके देखो तो 1 2 3 4 यूज़र्स का डाटा है, तो मतलब मुझे डाटा मिल रहा है। तो मैं यही बात कहूँगा, इको हटा देता हूँ अब मैं, और यहाँ कंडीशनली हम डाटा दिखाएंगे। तो मैंने कहा इफ़ MySQLi num rows, यानी डेटाबेस में अगर रोज़ 0 से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है डाटा है। तो डाटा है तो फिर आप क्या करो, रो मैंने क्यों लिखा है, रो नाम का ना एक वेरिएबल है जो ये पूरी की पूरी रो को अपने अंदर रखेगा, और फिर ये रो पूरी की पूरी अपने अंदर रखेगा, फिर ये वाला रो पूरी की पूरी अपने अंदर रखेगा, और फिर ये वाला रो पूरी की पूरी अपने अंदर रखेगा। तो मैंने यहाँ लिखा $row = MySQLi, मैंने लिखा fetch azok। तो वो जो डेटाबेस से डाटा आता है वो कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें आपको बताना होता है कि डाटा कहाँ पड़ा है। तो डाटा इस रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर पड़ा है। इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ आके मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आपको इको $row, आई थिंक एरर आएगा क्योंकि ये एरे है, तो प्रिंट आर में होना चाहिए था। तो ये देखो एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन एरर आ गया है। तो पूरी रो को अगर आपको प्रिंट करवाना है ना, तो आप यहाँ पर लिखो इको अपना प्री टैग, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिखे, और फिर प्री टैग को डुप्लीकेट कर दो, यहाँ प्री टैग एंड करो, और इसके अंदर आके आप लिखो प्रिंट आर। मैंने आपको बताया हुआ है अगर आपको एरे प्रिंट करानी है ना तो प्रिंट आर यूज़ होता है। तो मैं $row लिख देता हूँ। तो अब की बार आप देखोगे तो डेटाबेस से आपको डाटा मिल जाएगा। तो देखो हमें ये स्टूडेंट 2 का डाटा मिला है, अली वाला, ये वाला अली वाला डाटा मिला है। तो अहमद, काशिफ़ और ABC कहाँ गए,
वो वाला डाटा तो हमें मिला ही नहीं, तो हमें एक ही स्टूडेंट का डाटा मिला है। तो अब हमें दूसरे स्टूडेंट का भी लाना है, तीसरे का भी लाना है, चौथे का भी लाना है। तो एक काम को जब बार बार करना हो, तो मैंने आपको बताया था लूप काम में आती है, तो हम यहाँ पर वाइल लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा सारा का सारा कोड है ये वाला यहाँ से कट करता हूँ और मैं लिखूँगा वाइल लूप, और वाइल में आके मैं लिख दूँगा डॉलर रो, और अंदर से सेमी कॉलन हटा देना और यहाँ ब्रैकेट लगा देना। और ब्रैकेट लगाने के बाद ये जो आपका सारा का सारा कोड है ये आप वाइल लूप के अंदर ले जाओ, ठीक है। यानी वो जो रो वाला कोड था ना, मुझे बार बार सारी डेटाबेस से डाटा लाना था, तो आपको पता है अगर कोई भी काम बार बार करना हो तो लूप की ज़रूरत पड़ती है। तो वाइल लूप से मैंने सारा का सारा डाटा मंगवाया है। अब मैं आके अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो देखो पहले स्टूडेंट का डाटा भी मिल गया, दूसरे स्टूडेंट का डाटा भी मिल गया, तीसरे स्टूडेंट का डाटा भी मिल गया और चौथे स्टूडेंट का डाटा भी मिल गया। तो आपको सारे के सारे स्टूडेंट्स का डाटा मिल गया। तो अब आपको ये भी समझ आई होगी कि लूप रियल लाइफ में कैसे यूज़ होती है। तो अब मैंने यहाँ पर आऊँगा और ये तो डाटा मुझे मिल गया था, मुझे तो डाटा अपना इस टेबल के अंदर दिखाना है। और टेबल को अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट उठा के इधर लिखूँ यहाँ पर, तो मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि PHP के अंदर आप HTML नहीं लिख सकते। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आके आप क्या करो, PHP का टैग बंद कर दो, इधर अपनी HTML लिखो, और जब HTML ख़त्म हो जाए तो दोबारा अपना PHP का टैग स्टार्ट कर लो, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट लाजमी कर लेना। तो PHP इंटेलिफेंस से ये सारा बन जाता है। तो अब देखो PHP के अंदर तो हम HTML लिख नहीं सकते थे, तो इसीलिए मैंने PHP का टैग यहाँ बंद किया, अपनी HTML लिखी और PHP का टैग मैंने दोबारा क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ और इसे एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो रो 4 बार आ गई। लेकिन अब इस रो में मुझे क्या दिखाना है, डाटा दिखाना है। तो डाटा दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या है। एक सीरियल नंबर है, एक नेम है, एक ईमेल है और एक पासवर्ड है और एक रजिस्ट्रेशन डेट है। तो फिर यहाँ पर जो हमारा ये टेबल है, तो यहाँ मैं एक लिख देता हूँ सीरियल नंबर, फिर हमारे पास है नेम, फिर हमारे पास यहाँ पे है ईमेल, और फिर यहाँ पर हमारे पास है पासवर्ड, और फिर हमारे पास यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन डेट, ये है हमारे पास। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर इसमें मैं आके यहाँ पर दोबारा आप अपना PHP का टैग स्टार्ट करोगे और PHP का टैग दोबारा एंड करोगे और यहाँ लिखोगे इको साइन और फिर लिखोगे डॉलर रो, और इस रो के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, STD ID पड़ी हुई है, यानी स्टूडेंट की ID। तो अब की बार आप यहाँ पर आओगे तो देखोगे, तो देखो स्टूडेंट की ID तो आ गई 2 3 4 5। तो स्टूडेंट की ID आ गई। अब हमें नेम लेके आना है, तो मैं इसको यहाँ से यही PHP के टैग को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आके मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर STD ID के बाद हमारे पास क्या है, STD नेम। अच्छा, ये मुझे कैसे पता है, अगर आप अपनी डेटाबेस में जाओ तो आपने यही नाम रखे हैं, STD ID, STD नेम, STD ईमेल और STD पास और रजिस्ट्रेशन डेट। तो यही वाली चीज़ें हैं हमारे पास। इसे रिफ़्रेश करूँगा तो देखो नेम भी आ गए। अब ईमेल लेके आनी है, तो यहीं पे आते हैं फिर इसके अंदर और यहाँ आके पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं STD ईमेल, और फिर यहाँ पर आके इसी तरह इसके अंदर आते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं STD पास, और इसको डुप्लिकेट करके यहाँ पर हम लिख देते हैं REG डेट। तो सेव करोगे, यहाँ आओगे, चेक करोगे तो देखो आपको स्टूडेंट का रोल नंबर जो है यहाँ पर 1 2 3 4, नेम भी मिल गया, ईमेल भी मिल गया, पासवर्ड भी मिल गया और रजिस्ट्रेशन डेट भी मिल गई है। अब यहाँ पर ना जो डेटाबेस की ये आईडी, ये जो डेटाबेस की आईडी है ना, जब ये आप यहाँ से अगर बीच में कोई डिलीट करोगे, जैसे मैं ये अहमद को डिलीट कर दूँ, ओके करता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या है 2 4 5 है। आप यहाँ पर आके देखोगे तो अब आपको वो 2 4 5 दिखेगा। तो इसमें सीरियल नंबर ठीक नहीं रहता। तो इस सीरियल नंबर को ठीक करने के लिए आप यहाँ पर जहाँ आपकी रो शुरू हो रही है ना, इस रो से पहले यहाँ पर इफ़ से पहले एक वेरिएबल ले लो $काउंटर और उसको कर दो 1 से स्टार्ट कर दो, और यहाँ पर आईडी देने के बजाय आप यहाँ पर वो वेरिएबल दे दो $काउंटर, और फिर काउंटर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हर बार फिर 1 1 1 आ जाएगा। तो हमें ये भी तो बढ़ाना है, तो आपको पता है काउंटर में इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ आपकी लूप बंद हो रही है ये PHP के टैग में, तो यहाँ लिख दो $काउंटर प्लस प्लस, यानी काउंटर में क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो।
तो अब आप यहाँ पर आओगे तो देखो 1 2 3 आ गया है। तो अब स्टूडेंट जितने मर्जी आए, हमारा सीरियल नंबर भी क्या हो गया है, ठीक हो गया है। तो अब यहाँ तक आओगे तो CRUD ऑपरेशन में हमने डाटा क्रिएट भी कर लिया है और डाटा रीड भी कर लिया है। ये दो काम हमने कर लिए हैं। तो इंसर्ट डाटा इनटू टेबल, उसके बाद हम यहाँ पर एक मेक PHP फाइल, एक PHP फाइल बनाओ एंड गेट ऑल द डाटा फ्रॉम डेटाबेस टू दैट फाइल। तो अब हमने ये वाला काम किया है, PHP फाइल बनाई है और डेटाबेस से जाके सारा का सारा डाटा हम फेच कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आके क्या कर लिया, डेटाबेस से डाटा रीड भी कर लिया है। अब आपको डेटाबेस में से डाटा अपडेट करना है एक बार, और डेटाबेस से डाटा क्या करना है, डिलीट करना है। तो जो डेटाबेस से डाटा अपडेट करना है और डिलीट करना है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। यही वीडियो जो है हमारी 1 घंटे की हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जहाँ पर हम क्या है अपना डेटाबेस